Dear student, welcome back to the series of discussion on pressure compounded impulse turbine. Today we will discuss about the pressure compounded impulse turbine. Till now we learned about what is impulse turbine, what are the different stages of impulse turbine, why the staging of impulse turbine is required, and also about velocity compounded impulse turbine. So today let us continue our discussion and we will discuss today the impulse pressure compounded impulse turbine. So the first question arises, why pressure compounded impulse turbine is needed? It is needed because we are aware that in a single stage impulse turbine there is the very high blade velocity than the required velocity. So to minimize this, to remove this problem of high blade velocity, what we do in the single stage impulse turbine, as we are knowing that all the enthalpy drop that is taking place in a nozzle and all the velocity of that is the velocity of a steam, that the steam that is coming out of the nozzle imparts its momentum to the blade. Therefore, the blade velocity that is obtained in a single stage impulse turbine is a very high. That means to reduce this high blade problem, what we can do is we can use many single stage impulse turbine. That means we can use, instead of using, see in the right hand side you can see in the figure, instead of using the single stage impulse turbine, we use a series of single stage impulse turbine. Series of means एक हमने यूज किया, उसके बाद हम दूसरा यूज कर रहे हैं, तीसरा यूज कर रहे हैं. मतलब क्या, इस केसेस में नोजल पहला एक इंपल्स सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में क्या होता है, नोजल में स्टीम हाई वेलोसिटी गेन करता है, मतलब एट द एग्जिट ऑफ द नोजल देयर इज द हाई वेलोसिटी स्टीम. इसमें से एक रो ऑफ द मूविंग ब्लेड है, उसके इनलेट पे ये एंटर करता है और एग्जिट से ये निकल जाता है. तो ये जो जितना स्टीम वेलोसिटी इसका चेंज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ब्लेड, उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ फ्रॉम स्टीम टू ब्लेड, that is called as impulse force, and because of that impulse force moving blade पे स्टीम द्वारा वर्क डन किया गया. लेकिन जब हम प्रेशर कंपाउंडिंग इंपल्स टरबाइन की बात करते हैं तो ये जो इंथाल्पी ड्रॉप हो रहा है, ये जो इस स्टेज में जो कुछ भी इंथाल्पी ड्रॉप हो रहा है, सपोज अगर हमें टोटल इंथाल्पी ड्रॉप डेल्टा एच टोटल करना है तो वो हम सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन में एक ही बार में कर देते हैं, लेकिन उसके कारण हमारा हाई ब्लेड वेलोसिटी का प्रॉब्लम आ जाता है. तो इसको रिड्यूस करने के लिए अब हम इस स्टेज में, सपोज अगर हमने दो स्टेज का यूज किया तो पहले अगर हम टोटल डेल्टा एच टोटल एंथैल्पी ड्रॉप करवाते थे, तब एक स्टेज में डेल्टा एच टोटल बाई 2 और डेल्टा एच बाई टोटल बाई 2, अब दूसरे स्टेज में हम लोग एंथैल्पी ड्रॉप करवाएंगे. अगर 3 स्टेजेस में हो गया, सपोज स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया, स्टेज 3 हो गया, हम लोग एक स्टेज में कितना एंथैल्पी ड्रॉप करवाएंगे, डेल्टा एच टोटल अपॉन 3, डेल्टा एच टोटल अपॉन 3, डेल्टा एच टोटल अपॉन 3. और हम जानते हैं कि एनर्जी, जैसे ही अगर हम नोजल के लिए इक्वेशन लगाएंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो उसमें क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अगर हम उसको लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी का, तो that will be the enthalpy drop. Change in kinetic energy is nothing but the enthalpy drop in the case of nozzle. मतलब जो भी enthalpy drop होगा वो velocity के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा.
सो हमारा बेसिकली इसमें क्या कंसेप्ट यूज किया गया है कि ये इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सिंगल स्टेज इंपल्स टरबाइन हम लोग सीरीज ऑफ इंपल्स टरबाइन यूज करते हैं, जिसमें स्टीम पहली बार फर्स्ट नोजल में एंटर करता है, इसमें हाई वेलोसिटी से साथ एग्जिट होता है, फिर ये एंथैल्पी यहाँ पर से जो मूविंग ब्लेड में एंटर करेगा और इससे एग्जिट होता है, और ये जो मूविंग ब्लेड से एग्जिट हो रहा है वो नेक्स्ट ब्लेड में एंटर करेगा। यहाँ से एग्जिट जो हुआ वो नेक्स्ट ब्लेड में एंटर किया, फिर नेक्स्ट नोजल में, सो नोजल में फिर अगेन हाई वेलोसिटी मिल गया, यानी अब इसके बाद नेक्स्ट ब्लेड में एंटर किया। इस तरीके से जो सेकेंड स्टेज का जो ब्लेड है उसका एग्जिट अगले नोजल में मूव करेगा। इस तरीके से अ सीरीज ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड का जो स्टेज है उस तरीके से काम करता है। सो सपोज डेल्टा एच, अगर हम इक्वेशन टोटल हमारा एंथैल्पी ड्रॉप डेल्टा एच करवाना चाहते हैं, n नंबर ऑफ स्टेजेस, स्टेजेस मींस क्या होगा, a set of nozzle plus moving blade will be called as a one stage. सो अगर इस डायग्राम में देखें तो इसमें 2 स्टेजेस है, अगर इसमें देखा जाए तो 3 स्टेजेस है, इसमें 3 स्टेजेस है, तो इसमें जो डेल्टा एच अपॉन एन हो जाएगा, 3 4 जितना आप यूज करना चाह रहे हैं। तो अगर हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो नोजल इक्वेशन हमें क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ स्टीम, वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट द इनलेट टू द नोजल हमें इतना मिलेगा। तो BS1 हमें निकल गया कितना, हम यहाँ पर जो नोजल वेलोसिटी यहाँ पर जो ले रहे हैं वो कितना निकलेगा, मुझे ये उतना ही मिलेगा जितना इस एंथैल्पी, जो टोटल एंथैल्पी हम नहीं यहाँ पे ड्रॉप करा के, टोटल एंथैल्पी अपॉन नंबर ऑफ स्टेजेस उतना ही हम लोग करवा रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी मिलेगा। सो अगर हम इस डायग्राम की देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 स्टेज प्रेशर कंपाउंडेड टरबाइन। हम एक चीज यहाँ पे, अगर ये 2 प्रेशर है जिसमें कि क्या हो रहा है, ये प्रेशर डायग्राम दिखा रहा है और ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी डायग्राम दिखा रहा है। तो अगर हम प्रेशर डायग्राम की बात करें तो पहले नोजल में प्रेशर ड्रॉप होगा, क्योंकि इंपल्स है देयरफॉर ब्लेड में कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। फिर यहाँ से यही वाला किसमें गया है, दूसरे नोजल में, वहां पे प्रेशर ड्रॉप होगा। फिर सेकेंड रो ऑफ मूविंग ब्लेड में कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, सिमिलरली एंथैल्पी ड्रॉप नहीं होगा, प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। सो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहां से होगा, नोजल में वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी मूविंग ब्लेड में भी घटेगा क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है स्टीम से ब्लेड में। अगेन फिर से ये नोजल में एंटर किया तो इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी बढ़ गया, फिर ये मूविंग ब्लेड में गया तो इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी घट गया। देयरफॉर हम ये देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी मिल रहा है वो हर एक स्टेज में जो क्या मिल रहा है, वो कांस्टेंट मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है, वेलोसिटी हमें कांस्टेंट मिल रहा है। अब इसमें ये हम देखना चाहें तो ये कितना मिल रहा है, 3 स्टेजेस का, यानी ये सिंगल स्टेज, रो ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड, ये कौन सा है, 2 स्टेज, दिस इज द थर्ड स्टेज, और ये दिखाया जा रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी डायग्राम। अगर इस वेलोसिटी डायग्राम हम किस तरह से ड्रा करेंगे, हम जानते हैं सिंगल स्टेज के लिए किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। सिमिलर फैशन में सेकेंड स्टेजेस के लिए भी हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल दिखा देंगे, एक्सटेंडेड वेलोसिटी ट्रायंगल। सिमिलरली थर्ड स्टेजेस के लिए हम लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब सिंगल स्टेजेस के लिए हम किस तरीके से ड्रॉ किए हैं वो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, सो हम वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट हियर अगेन। सो इन दिस वे एक चीज इस पे ध्यान अटेंशन देने की बात है कि हमने एक सीखा था कि जब मैक्सिमम वर्क आउटपुट हो, मैक्सिमम वर्क आउटपुट हो कब, जब सिंगल स्टेजेस में, अगर हम एक स्टेज की बात करें तो एक सिंगल स्टेजेस में, अगर हम सिंगल स्टेज की बात करें तो हम जानते थे कि मैक्सिमम जो वर्क डन होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो ब्लेड वेलोसिटी होगा दैट बी कॉल्ड एज ए ऑप्टिमम ब्लेड वेलोसिटी, उसके कारण जो वर्क कंपोनेंट था, वर्क कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो क्या था, 0 डिग्री, इसका 0 था। इसका मतलब क्या था, ये डेल्टा का वैल्यू 90 डिग्री, मतलब ये जो दिखाया जा रहा है हमारा वेलोसिटी डायग्राम वो किसके करस्पॉन्डिंग है, ऑप्टिमम ब्लेड वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे भी कितना है डेल्टा का वैल्यू, ये वाला 90 डिग्री, यहाँ पे भी है 90 डिग्री, देयरफॉर दीज आर द वेलोसिटी ट्रायंगल corresponding to optimum blade velocity.
एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि चूंकि हम सारे स्टेजेस में डेल्टा एच एंड डेल्टा एच सब में इक्वल एंथैल्पी ड्रॉप कर रहे हैं, और डेल्टा एच कितना होगा, डेल्टा एच टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टेजेस, डेल्टा एच टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टेजेस। तो क्या प्रेशर ड्रॉप हर एक स्टेजेस में सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो हम ये, अगर हम मोलियर डायग्राम से अगर हम देखना चाहें, सपोज हमने दो कंडीशन लिया, 70 बार आप अगर हम ले लेते हैं और डिग्री टेम्परेचर ले लेते हैं, सपोज 550 बार है, 550 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर इससे वो अप्रॉक्स 1 बार के अबाउट आता है एक्सपेंशन, तो अगर ये दो 70 बार 550 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1 बार के बीच में हम एक्सपेंशन करवाते हैं, अगर हम सिंगल स्टेज में कराएंगे उस समय हम आइसेंट्रोपिक अगर प्रोसेस है तो मोलियर डायग्राम से हम आइसेंट्रोपिक डायग्राम का यूज करके, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का यूज करके जो वर्टिकल लाइन होगा, इन दोनों इस स्टेट को लोकेट करके हम वर्टिकल लाइन ले लेंगे 1 बार तक, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो दोनों स्टेट हमें आइडेंटिफाइड होगा, अगर हम एंथैल्पी ड्रॉप देखें तो आता है अप्रोक्सीमेटली 1350। सपोज अगर हम 4 स्टेजेस में डिवाइड करना, यहाँ पे कितना 3 स्टेजेस में, यानी अगर 4 स्टेजेस में हम यूज करना चाहते एक और स्टेजेस में, तो हमें यहाँ पे कितना होता, 337 किलो जूल पर केजी, 337 किलो जूल पर केजी, 337 किलो जूल पर केजी, 337 किलो जूल पर केजी। मतलब एक बार में हम 337 किलो जूल पर केजी ही एंथैल्पी ड्रॉप करते। लेकिन हम जब एंथैल्पी ड्रॉप तो सेम है, लेकिन जब हम ये प्रेशर ड्रॉप देखना चाहेंगे तो पहला स्टेज में जो कि 337 किलो जूल पर केजी है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर ड्रॉप मिलेगा वो 45 बार मिलेगा। और अगर दूसरे स्टेजेस के बीच में हम देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 बार मिलेगा। थर्ड स्टेजेस में हम देखेंगे तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 5 बार मिलेगा, और 4 स्टेजेस में अप्रोक्सीमेटली 1 बार का ड्रॉप मिलेगा। मतलब हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, हर एक स्टेजेस में एंथैल्पी ड्रॉप तो सेम है लेकिन प्रेशर ड्रॉप सेम नहीं है। हायर स्टेजेस, हायर प्रेशर रेंज में एंथैल्पी ड्रॉप सेम होते हुए भी प्रेशर ड्रॉप ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे लोअर स्टेजेस में चलते जाते हैं हमारा प्रेशर ड्रॉप कम होते जाता है। देयरफॉर हम लोग हम लोग क्या कर, इसमें हो गया कि एंथैल्पी ड्रॉप तो सेम है लेकिन प्रेशर ड्रॉप सेम नहीं है। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात होगी यहाँ पे कि जब हम VS1 कैलकुलेट कर रहे हैं उस केसेस में हम इनलेट वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ का जो इनलेट वेलोसिटी नोजल का है वो हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम सेकेंड स्टेज का इनलेट वेलोसिटी हम देखते हैं तो इनलेट वेलोसिटी, सेकेंड स्टेज का इनलेट वेलोसिटी इस मूविंग ब्लेड का एग्जिट वेलोसिटी है, मूविंग ब्लेड का एग्जिट वेलोसिटी है। देयरफॉर चूंकि ये एग्जिट ब्लेड के एग्जिट वेलोसिटी स्मॉलर नहीं होता है, देयरफॉर हम लोग सेकेंड एंड हायर स्टेजेस के इनलेट वेलोसिटी को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये देखिए, अगर हम VS3 मतलब ये ले रहे हैं कि अगर हम VS3 कैलकुलेट करते हैं तो इसका इनलेट कौन सा वेलोसिटी है, VS2। मतलब VS3 के कैलकुलेशन में VS2 को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि VS2 का वैल्यू मच मच हायर है, जैसा कि हमने VS1 के कैलकुलेशन में इनलेट वेलोसिटी को नेग्लेक्ट किया था। Therefore, in this way we learned the 2 stages as well as
3 स्टेजेज प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन। ये प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन का इन्वेंशन एक इन्वेंटर का नाम था रतेउ। दैट्स वाई इनके नाम के पीछे इस टरबाइन का दूसरा नाम है रतेउ टरबाइन। सो दिस इज कॉल्ड एज रतेउ टरबाइन आल्सो। चाहे वो 2 स्टेज प्रेशर कंपाउंडेड हो या 3 स्टेज प्रेशर कंपाउंडेड हो, दोनों को हम लोग रतेउ टरबाइन बोलेंगे। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस जो कि हम इसमें गेन करते हैं प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टरबाइन में? क्या क्या एडवांटेजेस हम लोग देखते हैं? इस केसेस में हम ये देखें, चूंकि ये जो एक स्टेजेस में एंथैल्पी ड्रॉप हमें कम मिल रहा है, देयरफॉर जो ब्लेड वेलोसिटी है रिड्यूस्ड, हमें रिड्यूस्ड ब्लेड वेलोसिटी मिल रहा है और रिड्यूस्ड स्टीम वेलोसिटी मिल रहा है। जब स्टीम वेलोसिटी का स्पीड कम मिलेगा तो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन भी कम होगा। दूसरी बात, हर एक स्टेजेज में चूंकि एंथैल्पी ड्रॉप सेम है, देयरफॉर हर एक स्टेजेज में वर्क डन सेम मिलेगा। और ये एज ए डिजाइनर अगर आप टरबाइन को डिजाइन करते हैं तो दिस इज द मोस्ट डिजायरेबल थिंग कि हर एक स्टेजेज में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। बट इसके साथ में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी आता है। क्या डिसएडवांटेजेस है कि जब फिक्स्ड रो जो मूव कर रहा है नोजल के पास, उसमें कुछ ना कुछ प्रेशर ड्रॉप मिल जाता है और कुछ स्टीम नोजल से जब पास कर रहा है तो उस समय कुछ स्टीम लीक आउट होने का भी चांसेस बढ़ता है। दूसरी बात, इसमें जो नंबर ऑफ स्टेजेस है वो हम बढ़ जाता है, मतलब देर लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस हमें यूज करना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रेशर कंपाउंडेड स्टीम टरबाइन जो इसमें इफिशियंसी जब हमें ज्यादा मायने रखेगा उस समय प्रेशर कंपाउंडिंग टरबाइन को यूज करते हैं। लेकिन इसमें ऑर्डिनरी जो कैपिटल कॉस्ट है वो ज्यादा लगता है। देयरफॉर हम लोग उस जगह पे प्रेशर कंपाउंडिंग यूज करेंगे जहां पे टरबाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू कैपिटल cost. So in this way we learned about pressure compounded impulse turbine. So today we will stop here, and in this way we completed the pressure impulse turbine. Now we will move on to the we will move on to the practice session, that means the problem solving session based on the impulse turbine. So till then, in the next discussion we will solve some numericals. So today we are going to stop here. Thank you for listening me.